मजहर के घर बेटी पैदा हुई तो उसने मजदूरी करके इसकी परवरिश की। और जब बेटी डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज जाने लगी तो मजहर ने इसकी पढ़ाई के लिए घर बेच दिया और खुद किराए पर रहने लगा। रिश्तेदारों और अम्मा ने बहुत मना किया लेकिन मजहर ने किसी की ना सुनी और हर माह कर्जा लेकर बेटी को पैसे भेज देता। और बेटी हॉस्टल जाकर अय्याशियों में मगन हो गई और बाप की इज्जत का जनाजा निकालने लगी। 4 साल गुजर गए और आज इसकी बेटी पढ़ाई मुकम्मल करके आने वाली थी और पूरा गांव जमा हुआ था कि अचानक बूढ़े बाप के ऊपर क्यामत टूट पड़ी। जब बेटी घर लौटी तो वो मजर ने पूरा घर कागज की रंग बिरंगी झंडियों से सजा रखा था क्योंकि आज इसकी बेटी ने एमबीबीएस की डिग्री लेकर आना था। पूरा गांव मजर की खुशी में खुश था। हाजी पकवान ने 2 देगे बिरयानी की बनाई थी। कहने लगा मजर बाबू, अब तो हमारे गांव में भी हॉस्पिटल खुलेगा। एनी बेटिया डॉक्टरनी बनकर जो आ रही है। मजर के चेहरे पर तो ऐसी खुशी थी जैसे इसे दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। गांव में एक ही मशहूर मिठाई की दुकान थी जहां की देसी घी की मिठाइयां बड़ी मशहूर थीं। मजर ने बाकी की जमा पूंजी से देसी घी के लड्डू बनवाए थे ताकि जब बेटी आए वो सारे गांव वालों का मुंह मीठा करे। मजर की बहन भी अपने बेटे के साथ दूसरे गांव से भाई के गांव पहुंची थी क्योंकि मजर की बेटी एनी का रिश्ता फुप्पो के बेटे से ही तय हुआ था। एनी अपने गांव की पहली लड़की थी जो कि डॉक्टर की डिग्री लेकर आ रही थी। ये उस वक्त की बात है जब लड़कियों की तालीम ज्यादा आम ना थी, मोबाइल की सहूलियात मैसर न थी। लड़कियों को आला तालीम दिलवाने के लिए शहर में भेजने का कोई रिवाज न था। ऐसे दौर में भी मजहर ने ही इस बात की इब्तिदा की थी। जब इसके यहाँ एनी की पैदाइश हुई तो माँ ने मुंह भरकर कह दिया कि ये लो, तुम तो कहते थे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओगे, तुम्हारे घर तो बेटी पैदा हुई है और बेटियां कहाँ कुछ बनती हैं। मजहर ने तब कहा था कि अम्मा, मेरी बेटी डॉक्टर जरूर बनेगी। मेरे लिए बेटा हो या बेटी, दोनों ही बराबर है, अल्लाह की रहमत है। और मैं ये कह कर के बेटी क्यों हुई है कुफराने नेमत नहीं कर सकता। हालांकि मजहर चिट्टा अनपढ़ अंगूठा छाप था लेकिन बेटी के लिए इसके ख्यालात बहुत ऊंचे और आला थे। लेकिन किस्मत का धनी ना था। एनी 2 साल की हुई कि इसकी वालदा दोबारा हमला हो गई लेकिन उसी हमल के दौरान इसकी वफात हो गई। मजहर तो अकेला सा रह गया था लेकिन जब रोती हुई एनी को देखा तो उसे सीने से लगाकर अपना गम भुलाने लगा। अपनी मेहनत और मजदूरी के औकात इसने और भी ज्यादा बढ़ा दिए थे क्योंकि 4 साल की उम्र में इसने एनी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना था जो गांव से 10 मील दूर के फासले पर था जहां शहर की आबादी शुरू हो जाती थी। 2 साल इसने पैसे जमा करके एनी की स्कूल की फीस जमा की थी। वो सुबह सवेरे 6 बजे उठकर बस में बैठता और एनी को स्कूल छोड़ने जाता। इसे स्कूल छोड़ने के बाद शहर में ही वो मजदूरी का काम करने लगा था। जब तक एनी की छुट्टी नहीं हो जाती वो शहर में मजदूरी करता रहता और वापसी में एनी को लेकर गांव आ जाता। गांव आकर सबसे पहले घर आकर खाना बनाता क्योंकि अम्मा बीमार रहती थी और एनी अभी छोटी थी। अपनी वालदा और बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाकर वो वापस अपने काम पर चला जाता। गांव में खेती बाड़ी करता था। शाम ढले जब घर पहुंचता तो थक कर चूर हो चुका होता लेकिन इसकी लगन ऐसी थी कि अगले रोज फिर से अपने कामों में लग जाता। 10वीं तक तो एनी ने भी बाप की आंखों में सजे ख्वाबों को सच्चा किया था। बोर्ड में पूरे शहर में इसने अव्वल नंबर हासिल किए थे। उस दिन तो मजर की खुशी काबिले दीद थी। अखबार में बेटी की फोटो छपी थी, छोटा सा इंटरव्यू भी आया था। गांव वाले 2 सहाफियों को मजर के घर देखकर सहन में ही जमा हो गए थे। अखबार में आने की तस्वीर देखकर मजर ने इस अखबार को अपने संदूक में संभाल कर रखा था, किसी कीमती असासे की तरह। मेडिकल कॉलेज में एनी का दाखिला बआसानी हो चुका था लेकिन इतनी दूर गांव से शहर आना अब मुश्किल था क्योंकि गांव से लाहौर का रास्ता कई घंटों का था। इसलिए मजबूरन बेटी को कॉलेज के करीबी हॉस्टल में दाखिल करवाना पड़ा क्योंकि इसकी तालीम रोक नहीं सकता था। पहली बार जब एनी को ये पता चला कि वो हॉस्टल में रहकर आगे की पढ़ाई करेगी तो वो बाबा के साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी, मुझे आपके बगैर कैसे नींद आएगी बाबा, मुझे अपने कमरे और अपने घर की आदत है, मुझे आप बहुत याद आएंगे। अपनी बेटी का सर सहलाते हुए मजहर इसे कहने लगा कि तुमने डॉक्टर भी तो बनना है ना बेटा, ये भी तुम्हारे बाबा का ही ख्वाब है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी गांव में हॉस्पिटल खोले। तुम्हें मालूम है ना, मैंने अपना घर तक बेच दिया है ताकि तेरी पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए। और गांव वालों ने भी मुझसे वादा किया है कि जिस दिन तू डॉक्टर बनकर गांव आएगी सब लोग मिलकर एक छोटे से हॉस्पिटल का इफ्तिताह तेरे ही हाथों से करवाएंगे। ये उस वक्त की बात है जब गांव के घर की बेटी पूरे गांव की इज्जत समझी जाती थी। सभी एनी को बहुत मोहब्बत से देखते थे। वो मिठाई वाले की दुकान पर जाती तो वो फ्री में मिठाई दे देता।
किसी परचून की दुकान पर जाती तो वो भी मुफ्त में कई चीजें इसे हाथ में थमा देता। कहता, तुम तो मुस्तकबिल की डॉक्टर हो भाई, तुमसे कैसे पैसे लेने। वो भी हंसते मुस्कुराते कहती, चाचा जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना, तो मैं भी बिना फीस के ही तुम्हें देखूंगी। ये सुनकर तो दुकानदार खुशी से फूले नहीं समाता था। एनी मजर की नहीं, पूरे गांव की लाडली बन चुकी थी। बस एक दादी थी जिसे वो हर वक्त आंखों में खटकती हुई नजर आती थी। बार बार बेटे से कहती, तूने क्या इसको दूसरे शहर भेज दिया है। अरे ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि घर की इज्जत हॉस्टलों में जाकर रहे। अच्छा खासा अपने बाप का घर बेच कर तो मुझे इस किराए की कुटिया में ले आया है, ताकि तेरी नवाबजादी बेटी की पढ़ाई में खलल ना आए। अरे मैं पूछती हूँ, डॉक्टरनी बन भी गई तो कौन सा तुझे कमा कर देगी। शादी होगी तो अपने शौहर के घर चली जाएगी, फिर इसकी मर्जी वो इसको डॉक्टरी करने देता भी है कि नहीं। हाँ, अगर तेरा बेटा होता तो तू शुक्र मनाता, सब कुछ तेरे हाथ में रहता। अरे ये बेटियां कुछ भी बन जाएं, करनी तो उन्होंने घरदारी ही होती है। मजर अपनी माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता, लेकिन जब मुसलसल इसे यही सुनाती रहती तो कहता, देख लेना माँ, मेरी बेटी मेरा हर ख्वाब पूरा करेगी। जिस दिन डॉक्टर बनकर छोटा सा हॉस्पिटल कायम करेगी तो मेरा सीना खुशी के मारे चौड़ा हो जाएगा। मुझे अपनी बेटी पर बहुत मान है, वो कभी भी मेरा सर झुकने नहीं देगी। एनी अभी 12वीं जमात में ही थी कि जब इसकी दादी का भी इंतकाल हो गया। बस 2 दिन के लिए ही वो गांव आई थी, फिर वापस चली गई। लेकिन इसके बाद इसकी फरमाइशें बढ़ने लगीं। वो मजर से कहती, बाबा ये सादे से लिबास शहर में नहीं पहने जाते। मेरी सारी दोस्तें फैशनेबल कपड़े पहनती हैं और इनमें एक मेरा ही लिबास सबसे ज्यादा सादा होता है। मुझे इनके सामने शर्मिंदगी सी महसूस होती है। इसलिए आप मुझे पैसे दे दिया करें, मैं खुद ही अपने लिए कपड़े खरीद लूंगी। मजर ये सुनकर मुतफक्किर सा हुआ, कहने लगा, अरे नहीं, तुम बाजारों में कैसे जाओगी, तुम्हें वहां के रास्तों का कैसे पता। वो कहने लगी कि अब मैं 12वीं में आ गई हूँ, छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। मेरी सारी दोस्तें हॉस्टल से इजाजत लेकर बाजारों में चली जाती हैं और अपनी पसंद की चीज भी ले आती हैं। आप फिक्र न करें, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मजर जब भी इसे फीस के पैसे देने जाता वो कहती, बाबा ये पैसे बहुत कम हैं, मुझे और पैसों की जरूरत है। एक बार जब मजर इसके हॉस्टल गया तो एनी का लिबास देखकर ही दंग रह गया था। इसने काफी तंग और चुस्त किस्म का लिबास पहना था और गले में दुपट्टा भी ना होने के बराबर था। पहली बार इसने अपनी बेटी को ऐसे लिबास में देखा था, इसलिए इसे डांट भी दिया। जिंदगी में पहली बार मजर ने एनी को डांटा था और वो रोने लगी, कहने लगी कि मेरी सारी दोस्तें ऐसे कपड़े पहनती हैं, इनके घर वाले तो इन्हें यूं नहीं डांटते। आपने तो वार्डन का भी ख्याल नहीं किया, मुझे इसके सामने जलील करके रख दिया। मजर कहने लगा, मैंने जलील नहीं किया, लेकिन मुझे तुम्हारा ये लिबास बिल्कुल पसंद नहीं। तो कहने लगी कि मैं जब गांव आऊंगी तो वैसे ही कपड़े पहनूंगी जैसे आपको पसंद है, लेकिन शहर में अगर मैंने वो लिबास पहना तो मेरी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाएंगी। मुझे शहर में वैसे ही रहने दें जैसे कि शहर के तौर तरीके हैं। ये पहला इख्तलाफ था जो कि एनी ने मजर से किया था। मजर अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करता था, इसलिए इसे कुछ ना कहा, इसकी बात मान ली। लेकिन ये तो शायद इब्तिदा थी। 2 माह बाद वो जब दोबारा से हॉस्टल की फीस देने गया तो वार्डन ने कहा कि आपकी बेटी हॉस्टल में नहीं है। ये सुनकर तो मजर के होश उड़ने लगे थे। कहने लगा, कहाँ गई है मेरी बच्ची, आपने कैसे इसे जाने दिया। वो वार्डन कहने लगी कि आपकी बेटी कह रही थी कि इसके अब्बा की तरफ से इसे कहीं भी आने जाने की आजादी हासिल है। उस वक्त मगरिब का वक्त था, अंधेरा गहरा हो रहा था। मजर ये सोचने लगा कि इस वक्त वो कहाँ जा सकती है। बहरहाल इसने वार्डन से कह दिया कि इसकी इजाजत के बगैर इसकी बेटी को कहीं भी आने जाने ना दिया जाए। काफी देर वो बैठा एनी का इंतजार करता रहा। रात के 10 बजे वो अपनी सहेलियों के साथ लौटी थी। वैसा ही तंग और चुस्त लिबास पहना था। इसका चेहरा देखकर तो मजर के होश उड़ गए। इसने फुल मेकअप कर रखा था, हाथ में सिनेमा की टिकटें भी मौजूद थीं और वो अपनी सहेलियों से इस फिल्म की बातें कर रही थी जो वो लोग सिनेमा में जाकर देखकर आई थीं। अपने बाप को सामने देखकर तो एनी के भी होश उड़े थे। वो इसी को घूर घूर कर देख रहा था। एनी इसके पास आई और कहने लगी, आप कब आए। मजर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि तुम मुझसे झूठ बोलकर पैसे लेती हो, तुम फिल्में देखना चाहती हो। मैं तुम्हारे लिए कौन से ख्वाब आंखों में सजाए बैठा हूँ और तुम हो के। मजर की बात सुनकर एनी रोने लगी, कहने लगी, आखिरी गलती समझकर माफ कर दे। बाबा आज तक कभी सिनेमा नहीं देखा था, इसलिए बस चली गई, आइंदा कभी नहीं जाऊंगी।
खुदा के लिए मेरी तालीम को अधूरा मत छुड़वाइएगा। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और आपको डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। कुछ देर तो मजहर ने नाराजगी दिखाई, लेकिन इसके बाद मान गया। वो वापस गांव आ चुका था, मगर इसके बावजूद मजहर को बार बार अपनी बेटी का ही ख्याल आ रहा था। अजीब बेचैनियों और वसवसों ने इसे अपनी तरफ घेर लिया था। एक माह की फीस जमा करवाता तो उसी रोज से अगले माह की फीस के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगता। बाज दफा तो इसे कर्ज भी उठाना पड़ता था, और फिर सिर्फ 3-4 घंटे ही वो आराम करता। बाकी सारा दिन तो वो काम में ही गुजार देता, ताकि लोगों का थोड़ा बहुत कर्ज भी उतारता रहे और बेटी की फीस भी जमा करवाता रहे। अगली बार जब वो हॉस्टल में अपनी बेटी से मिलने गया तो वो हॉस्टल में ही मौजूद थी। ये देखकर मजहर बड़ा खुश हुआ कि इसकी बेटी इसकी बात मान रही है। आज इसने तंग और चुस्त कपड़े भी नहीं पहने थे, बल्कि सादा सा फ्रॉक और सर पर दुपट्टा ले रखा था। इतनी तब्दीली मजहर को समझ नहीं आई थी। जैसे ही एनीस के पास आकर बैठी तो कुछ देर की तमहीद के बाद कहने लगी कि अब्बा, हॉस्टल में हर लड़की के पास इतने अच्छे अच्छे मोबाइल हैं। जब भी इन्हें अपने माँ बाप और बहन भाइयों की याद आती है वो फौरन नंबर मिलाकर अपने बाप से बात कर लेती हैं। एक मैं हूँ जो इनका मुंह तकती रह जाती है। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आपसे फोन पर बात करूं, जब भी मेरा दिल चाहे मैं आपकी आवाज सुन सकूं। इतना कहकर एनी रोने लगी थी। ये सुनकर तो मजर की आंखें भी आंसू से भर चुकी थी। इस जमाने में तो नोकिया का छोटा मोबाइल भी काफी महंगा तस्वुर किया जाता था। मजर मजीद सोचों में डूब गया। इसे अब अपनी बच्ची को एक अदद मोबाइल भी लेकर देना था, मगर मोबाइल के लिए इतने पैसे वो कहाँ से लाता। मगर कहने लगा कि बेटी फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे लिए मोबाइल का बंदोबस्त भी कर दूंगा। एनी खुश हो गई। इसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट फैल चुकी थी। उस रोज जब मजर वापस आया तो काफी परेशान दिख रहा था। चलता चलता परचून वाली की दुकान पर आया और वहीं बैठकर इससे बातें कर रहा था। परचून वाले ने भांप लिया कि मजर काफी परेशान दिखाई दे रहा है। इसने इस परेशानी की वजह पूछी तो इसने बता दिया कि एनी बिटिया चाहती है कि मैं इसे मोबाइल लेकर दूं, मगर मेरी जेब तो अब इतनी इजाजत ही नहीं देती। खुद मैं सिर्फ रात का खाना खाता हूँ, सुबह फिर वही रात की बची आधी रोटी खाकर मजदूरी के लिए निकल जाता हूँ। तभी जाकर बेटी की फीस का बंदोबस्त हो पाता है। मगर अब मोबाइल के पैसे। इतना सुनना था कि परचून वाला फौरन मजर के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, तुम परेशान क्यों होते हो? एनी बेटी सिर्फ तुम्हारी बेटी तो नहीं, बल्कि हम भी इसके चाचा लगते हैं। वो हमारी भी इतनी ही लाडली है जितनी कि तुम्हारी। मैं अभी कुछ पैसे जमा करके तुम्हें देता हूँ, तुम बिटिया को मोबाइल ले देना। यूं गांव के 3-4 अफराद से पैसे लेकर परचून वाले ने मजर को नोकिया का मोबाइल लाकर दे दिया। मजर इन लोगों का शुक्रिया अदा करने लगा और फिर वो मोबाइल ले जाकर एनी को दे दिया। एनी मोबाइल लेकर बहुत खुश हुई थी। कहने लगी कि अब्बा, मैं रोज आपको अब कॉल किया करूंगी। आपको अब शहर आने की बार बार जरूरत नहीं है। बिला वजह ही आप चक्कर लगाते रहते हैं। उस दिन के बाद मजर दोबारा शहर बेटी से मिलने के लिए नहीं गया। शुरू शुरू में तो एनी रोजाना फोन करके बताती कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी अभी मैं पढ़ाई करके आई हूँ। मगर 1-2 हफ्तों के बाद जब भी मजर अपनी बेटी को फोन करता तो इसका फोन या तो मसरूफ जाता या फिर वो अपने अब्बा की कॉल ही काट देती। मजर को ये बात फिक्रमंद करने लगी थी। वो बाद में अगर बेटी से पूछता कि फोन उठाने में इतनी देर क्यों हो गई या नंबर बंद क्यों जा रहा था, तो कहने लगती कि अब्बा, दरअसल मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। तो कभी कहती मैं पढ़ाई में मसरूफ थी। यूं ही करते करते वक्त बीत गया और मजर पर कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा था। कर्जदार जो कि दूसरे गांव से ताल्लुक रखते थे इससे बार बार कर्ज की डिमांड करने लगे। मजबूरन इसके पास जो भी जमा पूंजी होती इसे उधर देनी पड़ी। पिछले 2 हफ्तों से इसकी बेटी का फोन नहीं आया था और ना ही इसके पास इतना कराया था कि बस में बैठकर शहर जाकर बेटी से मिलकर आता। जब फीस में 2-3 दिन की देरी हो गई तो मजर की बेटी की कॉल आई। कहने लगी कि अब्बा, आपने अभी तक फीस जमा क्यों नहीं करवाई? कुछ माह ही तो रह गए हैं मेरी पढ़ाई में, इसके बाद तो वैसे भी मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मजर फिक्रमंदी से बेटी से कहने लगा कि कर्जों की लाइनें लग चुकी हैं, लोग बार बार मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। जो भी पैसे थे मैंने वो तुम्हारे मोबाइल लाने में लगा दिए। खैर मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं से कुछ पैसे आ जाएं। उस रोज मजर चौधरी के यहाँ गया और कुछ पैसों की डिमांड करने लगा। इसने मजर को सूद पर पैसे दे दिए और हर माह सूद के साथ वापस लौटाने का कहा। चंद माह ही तो रह गए थे, इसलिए मजर ने हामी भर ली और सोचा कि जैसे ही बेटी की नौकरी लग जाएगी तो फिर ये सारे कर्जे जल्दी से उतर जाएंगे। इसने जैसे तैसे रकम जमा की और अगले ही रोज शहर चलाया।
हॉस्टल तक पहुंचने के लिए इसके पास किराए के पैसे न थे, तो मजबूरन पैदल ही वो कई किलोमीटर तक चलता रहा ताकि बेटी की कॉलेज की फीस भी अदा हो सके। वो हॉस्टल पहुंचा तो कुछ ही देर बाद एनी वहां पर आई। उस पल इसे इस हिलिये में देखा तो मजर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इसकी बेटी ने तो अंग्रेजी मेमो जैसे कपड़े पहन रखे थे। इसने ऊपर शर्ट और नीचे एक चुस्त पजामा पहन रखा था। ये देखकर वो गुस्से से बेटी को कहने लगा, ये क्या तरीका है? तुम किस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ पर घूम रही हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि अपनी हदूद में रहो। मगर एनी फौरन अपने बाप के हाथों से पैसे लेकर कहने लगी कि अब्बा क्या हो गया है? हमारे अब कॉलेज में आखिरी दिन चल रहे हैं, इसलिए हमें फुल आजादी है। हमें ऐसे ही कपड़े पहनकर पढ़ने आने के लिए कहा गया है, इसलिए ही तो मैंने ऐसे कपड़े खरीदे हैं। फिक्र मत करें, गांव में आऊंगी तो वापस वही सादा कपड़े पहना करूंगी। इसने बाप से कोई बात ना की थी, बस पैसे लिए थे और वहीं बाप को छोड़कर वापस अंदर चली गई थी। कहने लगी कि मेरी क्लास शुरू होने वाली है, जबकि मजर अपनी बच्ची के पास बैठकर ढेरों बातें करना चाहता था। आखिर को वो इतने किलोमीटर पैदल चलकर आया था और अब फिर वापस पैदल ही इसे जाना था। न जाने क्यों इसके दिल में वसवसे बढ़ते ही चले जा रहे थे। खैर, वापस घर चलाया। इसने ज्यादा सफर पैदल ही तय किया था, जिसकी वजह से इसके पैरों पर छाले बनाए थे। मगर इसके बावजूद वो मुस्कुरा उठा कि एक ना एक दिन इसे इसका अजर जरूर मिलेगा। इसकी बेटी डॉक्टर बनकर जब गांव में कदम रखेगी तो इसके सारे शकूक व शुबहात धुल जाएंगे। जैसे तैसे करके 4 साल पूरे हो गए और एनी की डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। उस रोज मजर एनी के कॉलेज जाना चाहता था ताकि जब इसे हमेशा की तरह डिग्री मिले तो वो वहां पर सीना चौड़ा कर कर खड़ा हो और बेटी को कामयाब होता देखे। मगर एनी ने बाप को मना कर दिया। कहने लगी, अब्बा तुम मत आना यहाँ पर, सबके वालिदैन बड़े ही अमीर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, 3 पीस सूट पहनकर यहाँ आते हैं। तुम्हारे पास तो ढंग की धोती और कुर्ता भी नहीं। तुम यहाँ आओगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं खुद ही गांव में आऊंगी, तुम बस मेरा इंतजार करना। एनी ने अपने आने का वक्त बताया तो मजर खामोश हो गया। इसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी बेटी से बात करना चाहता था मगर कॉल कट चुकी थी। इसका दिल एक पल को टूटा था कि इसकी बेटी ने इसे ऐसा कहा, मगर वो खुश भी था। आखिर इसकी बेटी अब बड़ी डॉक्टर बन गई थी। पूरे गांव के लोग एक ही जगह इकट्ठे हो चुके थे जहां पर एनी ने आना था। मजर ने अपने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा रखा था। महंगी देसी घी की मिठाइयां वो लेकर आया था ताकि जब इसकी बेटी गांव में आए तो वो वहां पर खड़े लोगों को देसी घी की मिठाई खिला सके। कितनी ही देर वो इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि शाम होने को थी, मगर अभी तक एनी नहीं आई थी। इसे फिक्र सताने लगी। वो बार बार फोन कर रहा था मगर नंबर भी बन जा रहा था। तभी गांव में आने वाली आखिरी बस वहां आकर रुकी और उसी में से एनी नीचे उतरी। ये देखकर तो मजर की आंखों में खुशी से आंसू आ चुके थे। गांव के छोटे छोटे बच्चे हाथों में फूलों की प्लेट लिए खड़े थे। एनी ने जब बस से नीचे कदम रखा तो छोटा सा फ्रॉक और ट्राउजर पहन रखा था। वो तो दुपट्टा कंधे पर डाले हुए उतरी थी। सब गांव के लोग इसे हैरत से देख रहे थे। ये एनी बिटिया को 4 साल में आखिर ऐसा क्या हो गया था? वो इस कदर बदल चुकी थी। सब लोग इसके बावजूद खुशी से मुबारकबाद देने लगे और फूल बरसाने लगे। मजर खुशी से अपनी बेटी को गले लगाकर ढेरों दुआएं देने लगा। कहने लगा कि आज मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, आखिर को मेरी बरसों की मेहनत का फल मिल गया। जबकि एनी बुत बनी हुई थी और बामुश्किल ही बोलकर सबसे मुबारकबाद वसूल करती रही। पूरा गांव ही इन खुशियों में खुश था, सवाए एनी के। जब सारे गांव वाले मुबारकबाद देकर अपने अपने घरों को गए तो मजर अपनी बच्ची के लिए अपने हाथों से बनाई हुई बिरयानी और कोफ्ते लेकर आया और बेटी को अपने हाथों से खिलाने लगा। मगर एनी सर झुकाए बैठी थी। इसकी आंखों से आंसू टिप टिप करके गिरने लगे थे। ये मंजर देखकर मजर फौरन इसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? ये तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू तो नहीं लग रहे। चलो शाबाश, खाना खाओ, फिर हम बात करते हैं। मगर उसी पल एनी को उबकाई आने लगी और वो मुंह पर हाथ रखे हुए फौरन वॉशरूम की तरफ दौड़ी। वो वॉशरूम में उल्टियां कर रही थी जबकि मजर हक्का बक्का ये मंजर देख रहा था। इसने फिर भी अपनी सोच को मस्बत रखा और कहने लगा, क्या बात है, रास्ते में फेरी वालों से कुछ उलट लेकर खा लिया होगा। आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मेरे बच्चे को तो जैसे गांव वालों की नजर ही लग चुकी है। एनी बाप के अल्फाज सुनकर मजीद फूट फूट कर रोने लगी। वो हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी और रो रो कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो अब्बा, मैं तुम्हारी अच्छी बेटी नहीं।
मैं वो सब कुछ ना कर सकी जो तुम मुझसे चाहते थे। मुझे माफ कर दो। मजहर का तो दिल रुकने लगा था। वो हैरत से बेटी को देखने लगा। जब इसकी बेटी कहने लगी कि शहर जाकर शहर की रंगीनियों ने मुझ पर मनफी असरात डाल दिए, मैं दूसरों की ठाट बाट और आजाद ख्याली देखकर खुद भी उसी में घुलती चली गई। मैंने ये 4 साल सिर्फ आसाइशों और दूसरों को मुतासिर करने में गुजार दिए। पढ़ाई के नाम पर कुछ भी ना पढ़ा और आखिर में मैं बुरी तरह से फेल हुई हूँ। मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली ही नहीं। मैं डॉक्टर तो क्या, नर्स बनने के भी काबिल नहीं। मुझे वहां पर एक लड़के से मोहब्बत हो चुकी थी। वो एक बड़ा डॉक्टर था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि शायद अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो आप भी खुश होंगे। मगर वो धोखेबाज निकला। इसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया और अब जब मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी तो वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं खाली हाथ रह गई अब्बा। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मजहर बुत बना ये सब कुछ सुन रहा था। एक एक लफ्ज इसके दिल पर छुरियां चला रहे थे। वो बेटी से दूर बैठा था। वक्त तो जैसे रुक ही चुका था। आसपास वो खूबसूरत रंग बिरंगी झंडियां, कागज के फूल तो जैसे इसकी बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। ताजा गुलाब के फूल जो कि खास वो बाग से तोड़कर अपनी बच्ची के लिए लाया था, वो मुरझा चुके थे। इसकी बेटी फर्श पर बैठी रो रही थी, माफिया मांग रही थी, जबकि मजहर उस कमरे से बाहर निकल आया। धीरे धीरे चलता हुआ वो खुले आसमान तले आ गया। एक नजर आसमान की तरफ देखा और फिर एनी के बचपन से लेकर अब तक की सारी जिंदगी एक फिल्म की तरह इसके दिमाग में चलने लगी। हर एक बात इसके दिल पर वार कर रही थी। तभी इसकी आंखों से आंसू टपके। इसे लग रहा था जैसे वो सारी जिंदगी ऐसी मंजिल के पीछे दौड़ता रहा जो सवाए सहरा में नजर आने वाली एक ख्याली अक्स के और कुछ भी न था। वो यही सोचते सोचते वहीं सहन में गिर गया और दोबारा कभी उठ न सका। एनी ने जब घुटनों से सर उठाया तो देखा कि बाप कमरे में मौजूद ही नहीं है। दौड़कर बाहर आई तो सहन में बाप मरा पड़ा था। वो शाम इन पर भारी थी। हर सू चीखों पुकार बुलंद हुई थी। एनी की चीखें सुनकर गांव वाले जमा हो रहे थे। हर कोई एक दूसरे को यही कह रहा था कि मजर फौत हो गया। एनी खाली हाथ रह चुकी थी। वो अपने बाल नोचती रह गई, चीखती चिल्लाती रह गई, यहाँ तक कि जब बाप का जनाजा घर से उठा तो एनी का जहनी तवाजन बिगड़ गया। वो पागल हो चुकी थी और फिर न जाने कितना ही अरसा बाप की कब्र पर बैठकर माफिया मांगते हुए गुजारती। एक रोज वो भी मरी हुई अपने बाप की कब्र के पास मिली थी। इस वाकये के बाद गांव वालों ने बेटियों की पढ़ाई ही रोक दी। हर कोई मजर नहीं बनना चाहता था। ना वो अपनी औलाद का अंजाम एनी जैसा देखना चाहता था। कितनी ही बेटियां एनी के नाम पर ठंडी सांस खारिज करके हकारत का इजहार करती। आज इसकी वजह से इनके वालिदैन इन पर एतबार नहीं कर रहे थे। काश एनी बाप का एतबार ना तोड़ती तो आज बाकी कई लड़कियों के ख्वाब सीने में दफन ना हो रहे होते।